विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट फोर्थ पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने किया था प्रतिरोध क्या चीज़ होती है, जिसको आर से लिखाते हैं। प्रतिरोध को आप ध्यान देना, इसको आर से लिखते हैं, और प्रतिरोधकता को आपने रो से लिखा था। इनके बीच में एक रिलेशन भी आपने बताया था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और इससे पहले वाले पार्ट में ये भी डिस्कस किया था कि आर तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बोला था, लंबाई पे, इसकी मोटाई पे, इसके टेम्परेचर पे, जबकि जो प्रतिरोधकता है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती, ताप पर डिपेंड करती हैं। तो आज अलग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ताप बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी, जिसको प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, चालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तीनों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे कुचालक के बारे में पूछा जाता है, और ऐसे ही अर्धचालक के बारे में पूछा जाता है। ये जो संबंध है इसको समझाने के दो तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको जो आसान लगे उससे आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो पहला तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक फॉर्मूला है R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। हालांकि आपने अभी तक शायद वो नहीं देखा होगा, इसका डेरिवेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपने केवल ये लर्न करना है। ये जो आपका एक फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, R भी प्रतिरोध है, R नॉट भी प्रतिरोध है, T टेम्परेचर है, और एल्फा एक कांस्टेंट होता है। एल्फा को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और R होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है R, T डिग्री सेंटीग्रेड पे। मान लेते हैं मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ताप था वो R नॉट था। पहले इसका टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री पे फिक्स किया था, तो उसका जो प्रतिरोध था वो R नॉट था। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, 0 से कहाँ तक कर दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया, तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा, तो तब मान लेते हैं R है। तो यहाँ पे जो R है वो T डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है, और R नॉट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है। एल्फा एक कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है कि वो धातु है या कुचालक है या अर्धचालक है, सबका अलग अलग होता है इसका, और T एक टेम्परेचर है। अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है, सबसे पहले अगर आप बात करें चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ताप बढ़ाने का, तो सीधा सा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है एल्फा इसके लिए पॉजिटिव होता है। मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो चालक होते हैं, जो भी कंडक्टर्स होते हैं, उनके लिए जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी चालक ले लीजिए, सबके लिए जो एल्फा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। अगर ये पॉजिटिव आएगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, R बढ़ेगा। तो सीधा यहाँ पे एक रिलेशन आता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ेगा, ये चालक के केस में होता है। तो ग्राफ अगर आप प्लॉट करना चाहो, तो ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो इसमें आप एक्स एक्सिस में टेम्परेचर दिखा दीजिए, वाई एक्सिस में आप प्रतिरोध दिखा दीजिए। तो जब आप डिग्री सेंटीग्रेड में आप टेम्परेचर को लेंगे, थोड़ा ऊपर से आप स्टार्ट करेंगे। अगर केल्विन में आप टेम्परेचर लेंगे तो आप इसके ओरिजिन से स्टार्ट करें। ये जो ग्राफ आएगा वो केल्विन टेम्परेचर के लिए होगा, और ये जो ग्राफ आएगा वो डिग्री सेल्सियस के लिए होगा। तो साफ पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। ये चालक की बात है। अब हम कुचालक की बात करते हैं। कुचालक में क्या है, ये अल्फा निगेटिव होता है, जितने भी कुचालक होते हैं, और ये सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, जिनकी चालकता थोड़ी सी कम होती है। इन दोनों केसेस में क्या होता है, अल्फा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव का क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जब आप वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। मतलब इस तरह से कोई फॉर्मूला आएगा, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा माइनस एल्फा टी। तो इससे क्या पता चल रहा है भाई, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो R क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये माइनस होने वाला टर्म बढ़ेगा, और माइनस वाला होने वाला टर्म बढ़ेगा, तो R की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, चालक का बढ़ रहा है तो कुचालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वैसे प्रतिरोधकता पर भी असर पड़ेगा, दोनों का सेम रिलेशन है। आप R की वैल्यू लिख लो या रो की वैल्यू, रो जैसे R बदलेगा वैसे रो भी बदलेगा। आप ये लिख सकते हैं रो नॉट
1 प्लस अल्फा इंटू टी। सेम फॉर्मूला है, इसका भी आप लिख सकते हैं रो के फॉर्म में, इसका भी आप रो के, जैसे आर बदलेगा वैसे ही रो भी बदलेगा, और रो क्या है और आर क्या है आप समझ लीजिए इसको। अर्धचालक सेम केस है, अर्धचालक में भी बिल्कुल एकदम आपके कुचालकों की तरह होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओ, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होती है यहाँ पे, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी। एक और क्लासिफिकेशन होता है सब्सटेंसेस का, जिनको कहते हैं एलॉय या मिश्र धातु। मिश्र धातु आपने देखा होगा, ब्रॉन्ज है कई सारे, लेकिन यहाँ फिजिक्स में मोस्टली क्या पढ़ी जाती, कॉन्स्टेंटिन पढ़ी जाती है, नाइक्रोम पढ़ी जाती है। कॉन्स्टेंटिन एक एलॉय होती है, ये नॉर्मली कॉपर और निकल का बना होता है, और नाइक्रोम का मतलब निकल, क्रोमियम, और थोड़ी बहुत कभी कभी इसमें आयरन भी मिला देते हैं। ये कॉन्स्टेंटिन और नाइक्रोम आपका बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल जो आपके डिवाइसेज होते हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, उनके तारों को बनाने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भी एक धातु की तरह बिहेव करता है। जैसे आपके चालक होते हैं वैसे ही आपके एलॉय या मिश्र धातु भी बिहेव करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है इसमें। इनका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका भी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन बहुत कम बढ़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अल्फा जो मेटल्स का होता है या धातुओं का होता है वो मोर होता है, ज़्यादा होता है, मोर देन इंसुलेटर्स या एलॉय। इनका जो अल्फा होता है वो धातुओं से कम होता है। इसकी जो एलॉय होती है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, हालांकि ये भी पॉजिटिव होती है। तो क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, लगभग आप अगर इसको बहुत कम लोगे, 0 के बराबर लोगे, तो क्या होगा, इसका असर कम पड़ेगा, इसका असर नहीं के बराबर पड़ेगा। यहाँ पे असर पड़ेगा, यहाँ पे असर क्यों पड़ेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, जब अल्फा टी से मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। यहाँ पर कम असर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कम है, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होगा तो कम वैल्यू आएगी, और कम वैल्यू आएगी तो आर में जो इंक्रीज होगा वो काफ़ी कम होगा। तो आप कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने पर आर की वैल्यू बढ़ती है या रो की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन बहुत कम बढ़ती है। जहाँ धातुओं में आर तथा रो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, वहाँ आपका जो एलॉय है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर मान के चले कि ये एलॉय है, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, आर बढ़ेगा तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन आप किसी भी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो। इस मेथड से देख लीजिए कितना आपको समझ में आता है। आपको एक फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी जो पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था, रो का। रो का मतलब प्रतिरोधकता, आपको ध्यान देना, रो इक्वल टू एम नंबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब श्रांति काल क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अब ये फॉर्मूला कैसे हेल्प करेगा भाई प्रतिरोध को समझाने में? ताप तो कहीं दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, इसमें तो ताप दिख ही नहीं रहा है, तो ताप का असर कैसे पड़ेगा इस पर? तो क्या होता है, जब आप ताप को बढ़ाएंगे तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पीड बढ़ेगी, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था। स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ से यहाँ तक आने में कम समय लेगा, ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो समय कम लेगा, समय कम लेगा, ये टाउ कम लेगा, कम समय में पहुँच जाएगा। और टाउ कम होगा तो बताइए अब क्या असर पड़ेगा इसमें, देख लीजिए। टाउ कम, उल्टा संबंध है, रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, तो टाउ कम हो रहा है तो रो बढ़ेगा। तो सेम एक्सप्लेनेशन आ रहा है यहाँ पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या हो रहा है, रो आपका बढ़ रहा है। ये तो है मेटल के केस में। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, एंड डज नॉट इंक्रीज विद टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये धातु है, मान लेते हैं कि ये धातु है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अब बढ़ने वाले नहीं हैं, जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। तो टेम्परेचर का असर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का असर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का इलेक्ट्रॉन के आवेश पर नहीं पड़ता है। तो टेम्परेचर का असर केवल और केवल किस पर पड़ता है, टाउ पे पड़ता है। तो इस पर पड़ेगा तो रो पे अब ऑटोमेटिकली अपने आप असर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेम फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अर्धचालक और चालकों में क्या अंतर होता है? चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है। जबकि यहाँ पर अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर होता है, वहाँ पर अगर ये अर्धचालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होगी। बहुत कम होगी तो होता क्या है, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं,
इनसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, अपने एटम को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं तो क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ा था। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो क्या हुआ, देखो उल्टा संबंध है अभी भी यहाँ पे एन पे, एन बढ़ रहा है तो रो क्या होगा, कम होगा, तो उल्टा असर पड़ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से रो बढ़ रहा है और यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से रो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने से रो बढ़ रहा है तो आर भी बिल्कुल सेम इफेक्ट पड़ेगा, जैसा रो पे असर पड़ा वैसे आर पे भी असर पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। तो एक्सप्लेन चाहे पुरानी मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करें, यहाँ पर टाउ के असर को, इस केस में सेमीकंडक्टर के केस में टाउ का भी असर पड़ेगा पढ़ने को, लेकिन इसके असर को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे इसका असर ज़्यादा पड़ता है, इसका असर डोमिनेटिंग होता है, तो इसके असर को हम इग्नोर कर देते हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है, कलर कोड्स ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको क्या है, प्रतिरोधों का वर्ण कोड। तो मान लें आप मार्केट में कोई प्रतिरोध लेने जाते हैं तो इसी तरह का एक प्रतिरोध आपको मिलता है, कार्बन रेजिस्टेंस को बोलते हैं, बीच में मोटा होता है और 2 वायर निकले रहते हैं बिल्कुल इसकी तरह से। तो सिलेंड्रिकल होता है, छोटा सा होता है, तो अब उसमें उसकी वैल्यू नहीं लिखी रहती कि ये कितना 4 किलो ओम का है, 5 किलो ओम का है, 10 किलो ओम का, उसको वैल्यू नहीं लिखी रहती। तो जो आप उसके कलर को देख के बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, तो उसको कहते हैं कलर कोड। कलर को देख के उसकी वैल्यू को डिसाइड करना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक मैंने लिस्ट दे रखी है, कलर्स की लिस्ट दे रखी है, इतने तरह के कलर हो सकते हैं, इसमें 4 कलर्स की पट्टियाँ हो सकती हैं। तो ये जो आपका लेफ्ट साइड को उसमें 3 पट्टियाँ आपकी होंगी और एक पट्टी यहाँ पे हो सकती है, लास्ट चौथी का पट्टी यहाँ पे हो सकती है। तो मैक्सिमम कितने कलर हो सकते हैं, इसमें 4 कलर हो सकते हैं। इन्हीं 4 कलरों को देख के आपने बताना है कि इसका प्रतिरोध होगा कितना। तो पहली जो 3 कलर हो सकते हैं वो इनमें से हो सकते हैं, 10 हैं टोटल मिला के, आप देख लेना 0 से लेके 9 तक 10 कलर, यहाँ पे कोई भी कलर हो सकता है A B C में। और जो 4th कलर होता है वो यहाँ से आप दिखेगा, या तो गोल्डन कलर हो सकता है या सिल्वर कलर हो सकता है, या कलर या पट्टी नहीं होगी, ये ऑप्शनल है, हो भी सकती है पट्टी, अगर होगी तो 2 कलर की होगी, अगर नहीं होगी तो फिर इसको नो कलर में कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 4th कलर है। अब इन कलरों को देख के आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका प्रतिरोध कितना है। इस कलर को याद करने का आपके बुक्स में बहुत बड़ा एक एक्रोनिम दे रखा है इसका। BB रॉय एक लड़का है, BBROY रॉय, एक तो कितने कलर हो गए, B फॉर ब्लैक, नेक्स्ट B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज और रॉय Y फॉर येलो। तो ये कलर तो यहाँ से डिसाइड कर लिया आपने। ग्रेट फॉर ग्रीन, बॉय फॉर लड़का, तो बॉय फॉर ब्लू। तो यहाँ तक तो आपने डिसाइड कर लिया। वेरी गुड वाइफ, भाई उसकी जो वाइफ थी काफ़ी अच्छी थी, तो क्या हुआ, वेरी का मतलब क्या होगा, वायलेट, गुड का मतलब क्या हो गया भाई, जी से स्टार्ट हो रहा है, ग्रे, और वाइफ का मतलब है वाइट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, 3 B आ रहे हैं, तो आप इसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। ब्लैकबेरी आपका एक मोबाइल चलता था, ब्लैकबेरी, और तीसरा क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। और ऐसे ग्रीन के भी, जी के भी 2 हैं, ग्रेट से ग्रीन आता है, पहला जो जी आता है वो ग्रीन आता है, दूसरा जो जी आता है वो ग्रे आता है। थोड़ा सा इसमें आप इसको नोटिस कर लेना। अब आती है बात, क्वेश्चन किस तरह का आता है। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई आपको दिया गया होगा कि एक कार्बन रेजिस्टेंस है जिसमें 3 पट्टियाँ जो कलर की हैं, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, और लास्ट जो कलर है गोल्डन कलर है। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए आप देखेंगे पहले 2 कलर आप यहाँ पे लिख लीजिए, ROG गोल्ड, ये लिख लिया आपने। रेड है क्या, ये A और B, जो A और B पहली 2 कलर्स होंगे वो यहाँ से डिसाइड करेंगे, इस नंबर यहाँ से लेंगे आप। तो R का मतलब कितना है, R का मतलब रेड आपको दिख रहा है 2, तो इसके नीचे लिखिए 2। उसके बाद आप देखिए ऑरेंज आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद उसका नंबर क्या है 3, तो 23 हो गया।
तो पहले दो कलर तो आप यहाँ से आप लिखेंगे, उसके नंबर लिख देना है बस आपने यहाँ पे नीचे। ये जो नंबर होगा आर का नंबर क्या है उसके नीचे लिख देना है, ऑरेंज का जो नंबर है उसके नीचे लिख देना, 23 हो गया। फिर उसके बाद लगा देना आपने इनटू, मल्टीप्लाई करना है। जो थर्ड कलर होगा वो अपना आएगा इस वाले से। तो आपका थर्ड कलर है ग्रीन। ग्रीन कलर क्या है, कहीं दिख रहा है आपको ग्रीन कलर? ये आपको दिख रहा है। तो ग्रीन कलर यहाँ से नहीं, यहाँ से लेंगे इंटू 10⁵। फिर आपका ये तो हो गया, 3 कलर की कोडिंग हो गई। फिर आप लेंगे प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है मैं लास्ट में समझा दूंगा। गोल्डन कलर के आगे क्या लिखा है, ±5%। इसका मतलब ये तो इसकी सही वैल्यू है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती वैल्यू, कभी कभी टेम्परेचर के कारण से जहाँ पर बनाया गया था वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और रहा होगा, और जहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और रहा होगा। तो अभी इससे पहले बताया था कि टेम्परेचर बदलने से इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बदलता है। तो हो सकता है टेम्परेचर के वेरिएशन में इसमें कितने की ऊपर नीचे हो सकता है, 5% की एरर आ सकती है इसमें। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, इतना ओम। तो कलर कोड से आप डिसाइड कर लेंगे कि पहले दो कलर आप फर्स्ट ग्रुप से करेंगे, थर्ड कलर आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, फोर्थ कलर आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ पे कलर नहीं होता तो इसका मतलब इसमें कितने की एरर आ सकती थी, 20% की एरर आ सकती। तो आपको यहाँ पे लिखना ±20%। फिलहाल यहाँ पे कलर है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई होगी और आपने कलर डिसाइड करने पड़ेंगे कि ए कलर कौन सा होगा, दूसरा कलर कौन सा होगा, तीसरा और चौथा कलर कौन सा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये ए कलर होगा, ये बी कलर होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। तो ए 5 क्या है, 5th नंबर किसका है, ग्रीन। इसका मतलब पहला कौन सा होगा, ग्रीन कलर होगा। दूसरा 6 पे क्या आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, तो दूसरा कलर होगा ब्लू। और तीसरा आपका आएगा 10⁴ कहाँ पे दिख रहा है, येलो। तीसरा कलर होगा इसका येलो। और ±10% का मतलब सिल्वर। इसका मतलब अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है कि इसका प्रतिरोध इतना है, बताइए इसमें कलर कोड क्या क्या होगा। तो आपने लिखना पड़ेगा कि इसमें 4 कलर होंगे, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, येलो होगा और सिल्वर होगा। अगला है जो आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है इसको, लेकिन मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, तो इन 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाए, तो 2 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। एक हो गया श्रेणी क्रम, इन सीरीज में हो गया जो सामने में दिख रहा है, एक के बाद एक आप ऐड कर रहे हैं इस पे। दूसरा है समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब इसके अगल बगल पैरेलल में आप देख रहे हैं कि तीनों को लिया और तीनों को यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया और यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया तीनों को। तो ये आपके 3 आपके हो गए समांतर क्रम में। इस पे ध्यान देना कि होता क्या है। 2 चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी। एक विभव लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है, जिसका विभव है, जिसका पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब इसकी ताकत होती है, बैटरी की अपनी ताकत होती है, कितनी ये एनर्जी दे सकता है, मतलब कितनी करंट दे सकता है। तो यहाँ से करंट निकलती है, पॉजिटिव साइड से बाहर निकलती, पूरा घूम के आती है और वापस बैटरी में आती है। तो 2 चीज़ें ध्यान देना, करंट पूरे परिपथ में सेम रहती है, करंट कम नहीं होती। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, चाहे कितनी प्रतिरोध आ जाए इसको, वो फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या होगा, जितनी करंट यहाँ से निकलेगी वही करंट पहले से भी जाएगी, वही करंट दूसरे से भी जाएगी, वही करंट तीसरे से भी जाएगी। करंट आपका कम नहीं होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी आई लिखा है। यहाँ से भी आई गई, यहाँ से भी आई गई और वापस बैटरी पे आ गई। करंट पे किसी तरह की कमी नहीं होती। लेकिन खर्च क्या होता है, जैसे आगे जाते जाते हैं तो कौन सी चीज़ कम होती जाती, विभव कहाँ कम होता है, वायर पे कम नहीं होता है। वायर का प्रतिरोध 0 माना जाता है। खर्च कहाँ पे होता है, जहाँ पर प्रतिरोध दिखेगा वहाँ खर्च हो जाता है थोड़ा बहुत। तो जैसे यहाँ से निकला तो यहाँ पर तो V पहुँचेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा विभव खर्च हो गया। कितना विभव खर्च हो गया, यहाँ पे कितना विभवांतर आ गया, इसमें विभव का अंतर कितना आ गया, V1। तो बचा कितना है, जो भी बचा होगा उसमें से कुछ यहाँ पे खर्च हो गया, मतलब यहाँ पर का विभवांतर कितना हो गया, V2। और जो बचा है वो यहाँ पे खर्च हो गया, मतलब V2 यहाँ आते आते विभव 0 हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 वोल्ट रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे आ गया 2 वोल्ट, यहाँ पे खर्च हो गया, विभवांतर 2 वोल्ट है, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8 वोल्ट। फिर आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा यहाँ पे खर्च हो गया, मान लेते हैं 5 वोल्ट यहाँ पे खर्च हो जाता है, तो बचेगा कितना, यहाँ पे, यहाँ 8 में से 5 खर्च हो गया, तो कितना बचा, 3 वोल्ट। उसके बाद
सारा का जो बचा है, अब 3 वोल्ट यहाँ पे बचा है तो पूरा 3 वोल्ट यहाँ पे खर्च हो जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया। तो विभव का और करंट का आप देख लेना, करंट किसी भी परिपथ में, पूरे परिपथ में सेम रहती है, विभव लेकिन जहाँ जहाँ पर प्रतिरोध आता जाएगा वहाँ पे थोड़ा वो कम होती जाएगी, उसमें अंतर आता जाता है, जिसको कहते हैं इसका विभवांतर। मतलब यहाँ पर विभव कितना खर्च हो गया वो इसका विभवांतर होगा, बचा हुआ यहाँ पे और जो बचा हुआ है यहाँ पे। तो ये तो मैंने कुछ नंबर्स लेके आपको यहाँ पे समझाया था। तो यहाँ क्या है, जो मेरे पास विभव था वो कुछ यहाँ खर्च हुआ, कुछ यहाँ खर्च हुआ, बचा हुआ यहाँ खर्च हुआ। इसका मतलब इन तीनों का जो योग होगा वो इसके योग के बराबर होगा। और आपको ओम्स का नियम पता है, V इक्वल क्या होता है, IR। तो ये तो बैटरी का अपना विभव है। तो यहाँ पर का जो विभवांतर होगा क्या होगा, इस प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा यहाँ पर की करंट इंटू यहाँ पर का रेजिस्टेंस। तो V1 इक्वल क्या होगा, V1 जो यहाँ पर है I इंटू R1, V2 इसका जो विभवांतर होगा का यहाँ पर की धारा को मल्टीप्लाई करो इसके अपने प्रतिरोध से, V2 इक्वल टू I इंटू R2। ऐसे V3 होगा, V3 क्या होगा यहाँ पर का, इसका विभवांतर क्या होगा, यहाँ पर की धारा तो तीनों में सेम है, I इंटू इसका प्रतिरोध R3। तो तीनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, करंट क्योंकि सेम है, करंट कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो ये तो हो गया एक टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस परिपथ का टोटल, जिसको आप तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कहते हैं, ये कितना होगा इन तीनों का मिलके। अब आते हैं हम यहाँ पे, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में इसका उल्टा होता है। यहाँ पे धारा तो सेम रहती, विभव बढ़ जाता है, यहाँ पर इसका उल्टा होता है, धारा बढ़ जाएगी, यहाँ से जितनी भी धारा आएगी, मतलब समझ लीजिए एक नदी आ रही है और नदी 3 भागों में बढ़ गई, कुछ पानी यहाँ चला गया, कुछ पानी यहाँ चला गया, कुछ बचा हुआ पानी यहाँ चला गया, मतलब धारा को आप पानी समझ लीजिए। तो धारा बढ़ जाएगी, यहाँ से I1 जाएगी, यहाँ से I2 जाएगी और यहाँ से क्या जाएगी, I3। धारा तो बढ़ जाएगी, विभव सेम रहेगा। विभव का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे आपका विभव V है, तो इस पॉइंट का भी विभव क्या होगा V, और यहाँ पर जाते जाते क्या हो गया 0। तो यहाँ से जाओगे कितने का अंतर आएगा, V माइनस 0। तो इसका मतलब इसका विभवांतर क्या हो गया, V वोल्ट। इसका विभवांतर क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट का विभवांतर माइनस इस पॉइंट का विभवांतर, V माइनस 0 V। इसका विभवांतर कितना होगा, फिर से वही, इस पॉइंट का विभव कितना है V और इस पॉइंट का विभव कितना है 0, V माइनस 0 V। इसका मतलब तीनों का विभव सेम रहेगा, धारा यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कौन बढ़ रहा था, विभव बढ़ रहा था, इसलिए हमने विभव से स्टार्ट किया था। यहाँ पे क्या बढ़ रहा आपका, धारा बढ़ जा रही, तो धारा से स्टार्ट करो। टोटल कितनी धारा आई थी, I, बढ़ कितने में गई, यहाँ से कितनी गई I1, दूसरे से कितनी गई I2 और तीसरे से कितनी गई I3। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ से आपको पता है V इक्वल टू I इंटू R, तो यहाँ से I निकालिए, क्योंकि I को यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे। I इक्वल क्या होगा, V अपॉन R। तो ऐसे I1 क्या होगा, इससे धारा, इसकी धारा, इसकी जो धारा होगी इसका विभव अपॉन इसका प्रतिरोध, V अपॉन R होगा ना। इसका विभव कितना है, V तो सेम है, इसका प्रतिरोध कितना है R1। ऐसे ही इससे जाने वाली धारा I2 कितनी होगी, इसका विभव अपॉन इसका प्रतिरोध। तो I2 क्या होगा, I2 होगा, इसका विभव है V अपॉन इसका प्रतिरोध कितना है R2। ऐसे ही थर्ड वाले की बात करें, इससे जाने वाली धारा कितनी होगी, थर्ड वाले, इसका विभव अपॉन इसी का प्रतिरोध। तो I3 आपका आ जाएगा V अपॉन R3। तो इन सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। I के बदले रखिए आप क्या, V अपॉन R। I1 के बदले क्या रखेंगे, V अपॉन R1, और I2 के बदले क्या रखेंगे, I2 V अपॉन R2, और I3 के बदले क्या रखेंगे, V अपॉन R3, V अपॉन R3। V कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये पैरेलल के लिए होगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे, और अगर श्रेणी क्रम में है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे।
प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध,